बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? होपफुली कि आप लोगों के एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी और मेरे ये लेक्चर्स जिनको आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन में अपना की रोल जो है ना वो परफॉर्म कर रहे होंगे। हम लोगों ने रिसेंटली जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का यूनिट स्टार्ट किया था और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट में हम लोग आज जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास है, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो आप लोगों के पास रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस रिएक्शन को हम लोगों ने छोटी छोटी सी हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि इनको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना हमारे पास जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा आसान होता चला जाए। जैसे देखो, हम लोग पहला जो रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन ड्यू टू दी ओ एच बॉन्ड क्लीवेज। और इस क्लीवेज के बारे में पहला फीचर आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम लोग नाम दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, या इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर जो है ना वो हम लोग फॉल करवा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर ओ एच बॉन्ड क्लीवेज होती है और इसमें हाइड्रोजन का एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है वो यहाँ से डिपार्चर करेगा और डिपार्चर करने की वजह से ही हमने इनको नाम दिया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर दूसरी बात बच्चों याद रखनी है आप लोगों ने कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होंगे ना, इनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बिहेवियर होगा ना वो आप लोगों के पास एसिडिक बिहेवियर होगा। यानी कि इन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हुए जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो अपनी एसिडिक नेचर जो है ना वो शो कर रहे हैं या शो करेंगे। और इस बात को यहाँ पर डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना इस रिएक्शन के साथ लिंक ज़रूर है। जैसे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सर, पहले तो इनके बारे में बताएं कि ये हमारे पास एसिडिक इन दी नेचर होते क्यों हैं। तो हम लोग कहते हैं भाई बड़ी सादा सी रीज़न है कि ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसमें आप लोगों के पास जो हाइड्रोजन का एटम है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ जो है ना वो अटैच हुआ हुआ है, जिसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन का और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। और ये हाईली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है ना वो इस जगह पर मौजूद जो हाइड्रोजन का एटम है ना, इस एटम को आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। और ये जो आप लोगों के पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन का एटम होगा ना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जैसे जैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस हाइड्रोजन की जो नेचर होती है ना वो हमारे पास एसिडिक होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप लोगों के पास आप इसको वाटर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये H यहाँ से डिपार्चर कर जाएगा और इस H के डिपार्चर कर जाने की वजह से ये एसिड कहलाएगा। और ये जो एसिड होगा ये आप लोगों के पास अपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पीछे छोड़ देगा, जिसको हम लोग इसकी कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। और हमारे पास ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या कंपैरेटिवली वीक है, तो हम लोग कहते हैं सर कि उसके लिए एक सादा सा पॉइंट ये है कि ये हमारे पास यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड्स या जो मिनरलिक एसिड्स होते हैं ना, उन एसिड्स के मुकाबले में तो हम लोग इसको डेफिनेटली जो है ना वो वीक एसिड ही कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक एसिड्स में यहाँ पर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फिलहाल जो मेरी किताब तक के डिस्कस कंपाउंड है उनमें ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैं बुक के लेवल तक रहते हुए ये बात कर रहा हूँ। कुछ एसिड्स हैं हमारे पास जिनमें कोई कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऑर्गेनिक इन दी नेचर है, लेकिन वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। फिनोल वाले चैप्टर में जैसे मैंने पिक्रिक एसिड का जिक्र आपके साथ किया था। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं कहूँ कि ये क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल लगाते हो या एक रूल लगता है, एक कॉन्सेप्ट लगता है। और वो कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो के ए होता है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी के बी के साथ। जिसका मतलब आप ये कहते थे कि जिस एसिड की कॉन्जुगेट बेस जितनी वीक होगी उसका एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और कॉन्जुगेट बेस जितनी स्ट्रॉन्ग होगी एसिड उतना वीक होगा। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस के वीक होने का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है या मतलब है वो ये है कि वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होनी चाहिए। वो ये कार्बोक्सिलेट की जो कॉन्जुगेट बेस है ना, ये अपने आप को स्टेबलाइज करती है बाय रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस मैंने आप लोगों के सामने शो कर दी है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा ना वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा थ्रू रेजोनेंस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर इसकी जो कार्बोक्सिलेट कॉन्जुगेट बेस है ना उसके दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। एक आप लोगों के पास यहाँ पर ऐसे है और दूसरा आप लोगों के पास यहाँ पर इस कैटेगरी में पाया जाता है। क्यों?
और यही जो नेगेटिवली चार्ज आपके पास स्पीशीज होंगी ना, ये रिटर्न इसी रेजोनेंस को शो करते हुए इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। सो बात ये हुई असल में कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास अच्छे एसिड हैं क्योंकि वो अपनी कॉन्जुगेट बेस को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकते हैं। इनके पास यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मौजूद है जिसकी नेचर एसिडिक है और यहाँ से इसको एलिमिनेट करवाना हमारे पास कंपैरेटिवली आसान है। अब हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आप कंफर्म कर दें कि ये जो हमने थ्योरी बनाई है इस एसिडिक हाइड्रोजन की के लिए, ये सच है या ये सच नहीं है। तो हम लोग कहते हैं सर इसी बात को वेरीफाई करने के लिए ही तो हमने ये केमिकल रिएक्शन की पहली कैटेगरी स्टार्ट की है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये देखें, जैसे ये एसिड है, एसिडिक एसिड है, और इस एसिडिक एसिड को आप सोडियम मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास यहाँ पर ये इसका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी और साथ में आप लोगों के पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ कर देगी, जो जस्टिफाई करेगा कि हाँ इसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। फिर हम लोग कहते हैं सर रिएक्शन नंबर 2 जो है, जिसमें हमारे पास ये जो एसिडिक एसिड होगा ये केमिकल रिएक्शन करेगा अब अल्कलाइन मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ या किसी भी बेस के साथ, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा जिसमें सॉल्ट और वाटर जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा। एंड अगेन ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन जो है या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक इन दी नेचर ही है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इनको कार्बोनेट्स के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएं या इनको बाइकार्बोनेट के साथ केमिकल रिएक्शन करवाएं तो सेम ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं ना, ये आप लोगों के पास बेसिक इन दी नेचर होते हैं और बेसिक इन दी नेचर होने की वजह से इनका केमिकल रिएक्शन जो होगा ना वो अगेन न्यूट्रलाइजेशन कैटेगरी का ही रिएक्शन होगा, जिसमें 3 आप लोगों के पास मेन प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरा आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और आप लोगों के पास तीसरा जो है वो इसके अंदर वाटर प्रोड्यूस होता है। और ये जो आप लोगों के पास यहाँ पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला रिएक्शन है ना, अगर हमसे वो पूछे कि बताओ इस केमिकल रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है इन तमाम केमिकल रिएक्शन में, तो आप बोलोगे कि सर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होती है ना, इसके लिए हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि ये हमारे पास अ गैस इज प्रोड्यूस विद एफरवेसेंस, एफरवेसेंस से ये गैस प्रोड्यूस होती है। और ये हमारे पास जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ केमिकल रिएक्शन होता है ना, ये केमिकल रिएक्शन यूज़ किया जा सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन टूल ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं और किसी एक में कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है और मुझे डिटेक्ट करना है कि वो वाकईतन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है या नहीं है, तो हम इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और इधर एक और बात भी याद रखना जो कि अगेन इस टॉपिक के साथ लिंक हो सकता है। सर अगर हम लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोगों ने बनाना हो तो हमारे पास वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, तो हम लोग कहते हैं सर वो जो ऑर्डर बनेगा ना वो ये है कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना वो डिक्रीज होती चले जाएगी। जिसका मतलब आप लोगों के पास ये है कि कार्बन एटम बढ़ाने से चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता है तो अल्टीमेटली एसिडिक स्ट्रेंथ में कमी आना शुरू हो जाएगी। और इस बात को मैं इस रिएक्शन के साथ अगर लिंक करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ये एसिडिक बिहेव कर रहा है, अगर आप लोग बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट करके सिर्फ एसिड में कार्बन एटम्स का इजाफा करते जाएं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। सो वो हमसे पूछे कि इस वाले रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप कार्बन एटम को इंक्रीज़ करते हो तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो हम आंसर करेंगे कि वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इसी टॉपिक में जो रिएक्शन नंबर 2 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है द रिएक्शन ड्यू टू दी सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है नज़र आता है सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की सूरत में। इसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस है ना उनको हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं सर जी सबसे पहली बात तो इसमें ये लिखी जाएगी कि इसको मेरी किताब के अंदर जो नाम दिया गया ना वो आप लोगों के पास है दैट इज़ दी पार्शियल रिडक्शन। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पार्शियल रिडक्शन कहलाती है, क्योंकि स्टिल इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद ऑक्सीजन इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन को हम मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ये आपके पास पार्शियल रिडक्शन कहलाता है, यानी कि मज़ीद इसमें भी रिडक्शन होने की ऑप्शन मौजूद होगी। फिर हम लोग कहते हैं सर कि इस केस में आप लोगों के पास ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है ना, कार्बोनाइल,
ये हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है इनटू CH2 ग्रुप। तो ये हमारे पास CH2 ग्रुप के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। और हम जानते हैं कि CH2 ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है। CH2 को नाम दिया जाता है दैट इज़ द मिथाइलिन। इसको हम लोग मिथाइलिन का जो है ना वो नाम देते हैं। तो हमने इसको मिथाइलिन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट किया हुआ है। और यहीं से याद करो कि जब ये मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। और इस प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो कार्बन एटम्स होंगे ना वो हमारे पास सेम रहेंगे। कार्बन एटम्स जो है ना ये हमारे पास सेम रहते हैं। और कीप इन योर माइंड कि ये जो आपके पास पार्शियल रिडक्शन होती है इसके रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही बन सकती है, ना सेकेंडरी बन सकती है, ना टर्शरी बन सकती है। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन एटम्स है ना उनका रिएक्टेंट के मुकाबले में प्रोडक्ट में कोई तब्दीली डेवलप हो जाए। और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ये वाली एडिशन करवाना या रिडक्शन करवाना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है। और वो स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग एजेंट जो है दैट इज़ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना वो हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ वाई हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इसके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो हमने जहन में रखने हैं। और आइए अब इस रिएक्शन को लिखकर तो हम लोग अपना पॉइंट रेडी कर लेते हैं। जैसे ये देखो ये आपके पास एसिटिक एसिड है उसी तरीके से जैसे हमने पहले भी बनाया था। और इसकी आपने रिडक्शन करवाई है यहाँ पर। और इस रिडक्शन को आप लोगों के पास करवाया गया वो इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में। तो जैसे मैंने अभी बोला कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे चेंज होगा उसको अगर आप जहन में रखें तो हमारे पास यहाँ पर ये CH3 सेम एज इट इज़ है। और ये जो आपके पास यहाँ पर कार्बोनाइल होगा इसको CH2 में कन्वर्ट कर दो। और जो आखिरी आपके पास OH ग्रुप है वो सेम एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखो अगर आप गौर से तो आपने इस कार्बोनाइल ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया है, इस CH2 में, जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास बना है वो अल्कोहल बन गई है। तो ये हमारे पास इसकी कैटेगरी नंबर 2 है रिएक्शन की जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट इस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्शन नंबर 3 आता ना इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन ड्यू टू द कंप्लीट कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। और आप लोगों को मेरी एक छोटी सी जो एडवाइस है या छोटी सी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो लाजमी तौर पर सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि कार्बोक्सिलिक कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन कितनी तरह की हो सकती हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सर ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन ये हमारे पास यहाँ पर 2 कैटेगरीज के अंदर ना डिवाइड हो जाता है। और इन 2 में से एक मैंने आपको करवाना है और दूसरा आप लोगों ने खुद पढ़कर देखना है, या चलो अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं इस लेक्चर के अंदर उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करवा लूँगा। एक आप लोगों के पास है जो आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था और उसका नाम था दैट इज़ द डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, चाहे ये सिलेबस में लिखा है या नहीं लिखा, चाहे ये चैप्टर नंबर 13 में है या नहीं है, बट अगर ये कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन है तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर 13 के अंदर इसको लिखा गया ना वो हमारे पास है दैट इज़ द कंप्लीट रिडक्शन। तो ये कंप्लीट रिडक्शन वाली कैटेगरी में जो है ना वो हमारे पास फॉल कर जाएगा। तो ये 2 तरह की कैटेगरीज हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर जो है इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलो दोनों ही मैं करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे पास प्यारे बच्चों याद रखना है अगर मैं ये डी कार्बोक्सिलेशन आप लोगों को करवाऊँ तो आप कहते हो कि सर थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि इस केमिकल रिएक्शन में प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, और इस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम 2 तरह से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। और 2 तरह से केमिकल रिएक्शन करवाने के पीछे आपके पास पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोग इसको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की मौजूदगी में और आप लोगों के पास कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करवाकर ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिसको अगर आपको याद हो तो आपने नाम दिया था कि ये सोडा लाइम होता है। ये सोडा लाइम होता है। और ये जो सोडा लाइम आप लोगों के पास होगा ना इसमें वो पेपर में MCQs पूछ सकता है, उसके पास पूरे का पूरा राइट है ये MCQs बनाने का। ये बताएं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर NaOH का
क्या यूज़ होता है, ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और इसी तरीके से आप लोगों के पास अगर ये यूज़ किया जा रहा है तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ क्या बनेगा, इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो आप लोगों ने अपना गैस ज़रूर देना है, जैसे आपने पहले भी मुझे आंसर किए हैं। सो होपफुली हमारी एक हेल्थी डिस्कशन उसमें लाजमी होगी, अदरवाइज़ इंशाल्लाह इसको मैं टेस्ट डिस्कशन में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो ये जो आपके पास दोनों के दोनों का मिक्सचर है ना, ये क्या करेगा कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है ना वो बाहर निकाल देगा। तभी तो आप लोगों के पास इसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो हम लोगों ने रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप करवाना है वो यहाँ पर इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप इधर मौजूद है ना, इसके साथ सिर्फ एक अदद हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और ये हमारे पास यहाँ पर मीथेन बन जाएगा। तो प्रिंसिपल ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप इस जगह के ऊपर लगा होता है ना, इस अल्काइल ग्रुप को आपने प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो एक H सिर्फ प्रोवाइड करके तो अल्केन्स की कैटेगरी में कन्वर्ट कर देना है। और दूसरा आप लोगों के पास इसका जो मेथड है या ये जो रिएक्शन है सॉरी, वो हमारे पास कौन सा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, दैट इज़ द कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कोब्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है हमारे पास। और जैसे ही इसको परफॉर्म करते हो तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको आप डबल कर दें तो हमारे पास ईथेन बन जाएगा। साथों साथ आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथों साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी और हमारे पास NaOH जो है ना वो बन जाएगा। तो इस केस में जो R ग्रुप होता है ना, इसको हमने डबल करना होता है, डबल। अब इसमें अगर मैं और MCQs आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करूँ तो मैं आपको कहूँगा कि सर मुझे बताएं कि इन दोनों डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल क्यों किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल क्यों किया। और अभी तो नहीं, लेकिन ये ज़हन में रखना कि जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पढ़ेंगे बफजल खुदा अगर ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक को या रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से जो है ना वो लाजमी तौर पर एक्सप्लेन करूँगा। तो वो बहुत सारे रिएक्शंस हैं वैसे तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की टॉपिक के साथ लिंक होते हैं, लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली उस जगह के ऊपर जाकर लाजमी डिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक रिएक्शन हमारे पास इस कैटेगरी में आ गया। अब वो जो दूसरा है हमारे पास वो है कंप्लीट रिडक्शन वाला, उसको भी देखें। सर हम लोग क्या करते हैं कि ये आप लोगों के पास ना कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैं जानबूझकर ना इसमें इस कार्बोक्सिलिक वाले पोर्शन को ना कलर चेंज करके लिखता हूँ इंटेंशनली। और इसमें आप लोगों के पास क्या किया जाता है कि एक अदर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग इनके लिए इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये रेड फास्फोरस एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, ये जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको रिड्यूस करना इंतहाई मुश्किल है, ये क्या करेगा कि इसको रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करने के बाद कन्वर्ट कर देगा इनटू दी मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर आपने इसमें से एलिमिनेट कर दी और जब ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दी जाती है तो ये CH3 मिथाइल ग्रुप के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है। और इस मिथाइल में कन्वर्ट होने से हमारे पास यहाँ पर अल्केन्स प्रोड्यूस होंगी और इन अल्केन्स में कार्बन एटम्स की तादाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी सी भी तवज्जो दो तो आपको पता चला कि कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी आपने रिएक्शन में इन्वॉल्व करवाया तो तीनों के तीनों मेथड से आप लोगों के पास बनती सिर्फ अल्केन है, बनती सिर्फ अल्केन है। हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों के पास बनते हैं और सिर्फ तीसरे मेथड के अंदर आप लोगों के पास ये ऑप्शन बनती है कि कार्बन एटम्स को कोई किसी किस्म का फ़र्क जो है ना वो नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों के पास ना डी कार्बोक्सिलेशन और जो कंप्लीट रिडक्शन वाला रिएक्शन था ना वो यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है।